नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास चौपाल। इस खास शो में हम अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी इस चौपाल पर मौजूद हैं और रिफॉर्म एक्टिविस्ट अर्थशास्त्री मनोहर मनोज जी आज चौपाल पर मौजूद हैं। चौपाल पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। वरिष्ठ तो मैं अतिरिक्त शब्द दिया, लेकिन अधिवक्ता हम लोग नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। कई बार इनकी एडवोकेसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा और सुना है। मैं आपका शशांक जी, आपका मैं स्वागत करता हूं आज इस चौपाल पर। मैं स्वागत करता हूं दया सिंह, जो लगातार वैकल्पिक राजनीति को लेकर के सक्रिय हैं भारत में, और भारत में शांति व्यवस्था, अमन चैन कैसे और सुचितापूर्ण राजनीति की शुरुआत और आगाज हो, इसको लेकर के दया सिंह की सक्रियता को भी हम सम्मान करते हैं। आज इस चौपाल पर मित्रों में माफी के साथ मैं इस बात चौपाल की शुरुआत करता हूं कि वतन की तंदुरुस्ती को लेकर के काफी हम लोगों की चिंता रही, और वतन को तंदुरुस्त करने में जो है ना, अपना ही तन खराब हो गया था। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं अस्पताल के चक्कर में था। आज मैं पुनः हाजिर हूं और अपने मेहमानों के साथ में, और गंभीर विषयों को लेकर के और गंभीर विश्लेषण को लेकर के। मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं भारतीय राजनीति में, जो चर्चा है आज, चर्चा है अमेठी, चर्चा है रायबरेली, चर्चा है केसरगंज। तमाम लोकसभा क्षेत्र और तमाम उम्मीदवार हमारे लिए प्रिय हैं। हर जगह के मुद्दे हमारे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मुद्दे को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष को भी हम अतिशय में नहीं दे सकते हैं या फिर और गंभीरता से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी भारतीय राजनीति को दिशा देने वाला यह क्षेत्र है। इसलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने के पूर्व मैं आज सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि हमारे साथी महत्वपूर्ण वक्ता भारत के आज अतुल कुमार अंजान नहीं रहे। ऐसे साथी को जिसने जीवन भर संघर्ष किया, किसानों के सवाल को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के, और वेदांत व्यक्तित्व रहते हुए अतुल कुमार अंजान लगातार पिछले कई दिनों से कर्क रोग से ग्रसित थे। आज अतुल कुमार अंजान हमारे बीच नहीं है। हम ऐसे साथी को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। द डायलॉग के इस चौपाल की तरफ से भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जहां रहे, और उनकी जो तरंगे हैं, उनके जो किए हुए काम है, उस काम से नई पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी। हम उनको नमन करते हैं। नमन कि मित्रों, आज हम लोग चलते हैं अमेठी से। अमेठी का जो हाहाकार है दो रानियों का, आज यह है कि दो रानियों के हाहाकार को हम नहीं सुन पा रहे हैं। वो गरिमा सिंह या अमिता सिंह की बात में कर रहा हूं। आज दोनों रानियों में जो ताल ठोकी वातावरण था, आज उससे हम लोग मुक्त हैं। वो हवेली सुनसान है। संजय हैं, लेकिन उसके पास, संजय की बात में कर रहा हूं तो कांग्रेस को संजय की बात में करो, संजय सिंह की बात करो कि वह अमेठी में संजय के पास आज ना तो नई दृष्टि है, ना नया दृष्टिकोण है। फिलहाल अमेठी की जो आवाज है, वो आवाज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नई वीरांगना है, और जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारत माता ही सबको कह, जब कंगना रनौत को भारत माता कह सकती है, तो स्मृति की भी अपनी पहचान है। प्रधानमंत्री घूम घूम करके अमेठी की बात कर रहे हैं कि अमेठी जो है वह गली गली और गांव गांव में जो है ईरानी जी मौजूद हैं, स्मृतियां मौजूद है। कांग्रेस कहती है कि हम तो लगातार इतने वर्षों से, 1967 से जब इस लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, मात्र 7 वर्षों को लेकर के, अगर 1980 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार हुआ करते थे वहां, वो भी 3 वर्ष के लिए वहां आए थे। उसके बाद स्मृति ईरानी जो है पिछले 19 साल से अभी 5 वर्ष सांसद रही है वहां के। तो 8 वर्ष को छोड़ करके 50 वर्षों की राजनीति अमेठी की वो कांग्रेस द्वारा तय होती रही है। और कांग्रेस आज कहती है कि हमारी परंपरागत जगह है, वह परंपरागत सीट है। तो परंपरा का क्या मायने?
परंपरा का प्रतीक क्या प्रगतिशीलता से है? आप एक तरफ तो परंपरा का विरोध करते हैं, संस्कृति का विरोध करते हैं, आपको प्रगति में विश्वास है, परंपरा में विश्वास नहीं है। लेकिन 50 वर्ष आपने अमेठी में गुजारा, तो अमेठी को कौन सा विकास का मॉडल दिया जो पूरा हिंदुस्तान जो है और वो कहे कि विकास का मॉडल हो तो अमेठी जैसा मॉडल हो? ऐसा आपने कुछ किया नहीं। ना रायबरेली में आपने ऐसा कोई मॉडल खड़ा किया जो अब पूरा देश जो है अनुकरण कर सके कि 50 वर्ष दया जी अगर आप रुक जाएं तो रुक जाएं, दिक्कत होती है। या तो फिर रायबरेली में, अगर रायबरेली में आपको अगर लगता है कि रायबरेली हमें लगातार इतने वर्षों से हमारा हमने वो ट्रेडिशनल सीट है, तो रायबरेली को आपने कौन सा मॉडल डेवलपमेंट का दिया है जो पूरा हिंदुस्तान उस डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार करे कि देश का विकास हो तो रायबरेली के मॉडल पर हो या अमेठी के मॉडल पर हो। लेकिन निश्चित रूप से आपने कोई मॉडल खड़ा नहीं किया। 5 वर्षों से महंगाई के सवाल को लेकर के, सिलेंडर के सवाल को लेकर के, तमाम सवालों को लेकर के रोड पर नाच करने वाली स्मृति ईरानी, आज उनके पास भी जवाब नहीं है। पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर जो 180 या 1,80,000 शौचालय बनवा पाई है, तो भोजन की व्यवस्था तो हो नहीं पाई है, रोटी की व्यवस्था हो नहीं पाई, रोजगार का कोई अवसर पैदा हुआ नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी में शौचालय बड़े पैमाने पर बनाया है, इतिहास याद रखेगा। भले ही भोजनालय में महंगाई के कारण से राशन हो या ना हो जनता को, लेकिन उन्होंने शौचालय अवश्य बनाया है। स्मृति ईरानी याद की जाएंगी। आने वाले दिनों में अमेठी में आपने शौचालय का एक मॉडल विकसित किया है। हम चलते इधर से मित्र तो अमेठी की चर्चा, क्योंकि चौपाल पर हमने आगाज किया है। रायबरेली, राहुल गांधी आ गए हैं रायबरेली, और रायबरेली के इतिहास आप चर्चा करेंगे इस चौपाल में कि रायबरेली में क्या राहुल गांधी की उपस्थिति क्या मायने रखती है, क्या होना है। वायनाड को छोड़ करके रायबरेली क्यों आए हैं, अमेठी क्यों नहीं आए हैं? क्या अमेठी से डर लगता है या अमेठी को लेकर कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? फिर प्रियंका जी कहाँ है? फिर राहुल जी वहां क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे? क्या लगता है अब जो पिछले 2 चुनाव से, मुझे लगता है तीसरे चुनाव में भी जिस प्रकार के भारत का नेतृत्व बेहोशी में और लगातार बरबरा रहे हैं, निश्चित रूप से इनके पास कुछ निषेधात्मक सूचनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास में यह घबराहट प्रदर्शित कर रही है कि कहीं न कहीं दिक्कत है। और बयानों में लगातार बदलाव, 24 घंटा में एक नैरेटिव, 24 घंटा में एक बयान, और पंक्तियां बदल जाती है, भाषा बदल जा रही है। 24 घंटा में कोई भाषा स्थिर नहीं रहती है। तो क्या मायने हैं रायबरेली के? रायबरेली से चलते हैं जो ब्रजभूषण शरण, तो हम तो उनको कहते यौन भूषण शरण हैं जे, और भारतीय जनता पार्टी उनके यौन के सवाल को लेकर के लगातार मौन ही रही है। तो उन्होंने कहा है कि चलो भाई तुम तो हटो, तुमको हम दंड नहीं देंगे, दंड इतना ही देंगे तो तुम पीछे से लड़ाई लड़ना और पीछे से कुश्ती लड़ना। आप तो बहुत, ब्रजभूषण सिंह को आप तमाम दर्शकों और मित्रों जानते हैं कि लगातार महिला पहलवानों के साथ में कुश्ती, संघ के नहीं बल्कि महिला पहलवानों के साथ में उन्होंने कुश्ती लड़ने का प्रयास किया। बदनाम भी हुए हैं, बदनाम हैं, आरोपित है, इस कारण से उनका पत्ता भी साफ हुआ। लेकिन पत्ता साफ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई उम्मीदवार नहीं थे, तो तुरूप का पत्ता उनका ही बेटा करण आया। तो एक डायलॉग सुनते थे ना करण अर्जुन का, मेरा करण आएगा, मेरा करण आएगा, जरूर आएगा। आ गया करण, भारतीय जनता पार्टी का लाल, वो पहुंच गया वहां। और बात की काली मां को कितना धोएंगे। और यह भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, इनकी कुश्ती किस प्रकार की होगी? क्या पिता की परंपरा पर, उनके पद चिन्हों पर ये भी चलेंगे या पिता के कलम को धोएंगे? क्या होना है? तो कैसरगंज की चर्चा हमने की है और रायबरेली की चर्चा की है, अमेठी की चर्चा की है। सीधे तौर पर क्या है 2 चुनाव के बाद अब तीसरे चुनाव में, क्या तीसरा चरण जो है वो बामन का 3 डेग है? जो 3 डेग में बामन ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ये तीसरा चरण किसके लिए 3 डेग होगा? राहुल के लिए या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? आज मोदी जी ने भी अच्छी अच्छी भाषा, लखपति दीदियों की जो है संख्या गिनाई। आज दीदी के पास में गए थे, लेकिन दीदी का भाषा जब बोलते हैं, एक तो ममता दीदी भी बोलते हैं और इधर भी कई दीदियां थी आज सभा में,
सबको लखपति दीदी बना रहे हैं। तो आज मोदी जी आज थोड़ा-सा दीदी, दीदी बोले हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ी सभ्यता बहाल हुई है 24 घंटे में। आज बड़ी मर्यादित बात कर रहे थे, आज विकास की भी बात करने लगे आज। तो लगातार बदलाव, क्या कल बात करेंगे पता नहीं है, दया सिंह को भी ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि गुप्त रूप से इनकी चर्चा उनके भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से इनकी होती रहती है। और शायद चुनाव भी शायद लड़ रहे हैं, पता नहीं लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, पता नहीं है, वैकल्पिक राजनीति को लेकर के। और संघ ने अपने कई मोहरे खड़े किए हैं और कई नेताओं को खड़ा करते हैं। दया सिंह उसमें से नहीं है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा कि संघ के मोहरे पर इन्होंने कोई चुनाव लड़ने की घोषणा की है। फिलहाल मैं मनोज जी के पास में आता हूं, इतनी चर्चा के बाद क्या लग रहा है अब तीसरा चरण निकट है? अब नए मेहमान जो है शशांक जी बाद में बुलवाएंगे, पहले 3 मेहमान बोल लेंगे और उसके मेरा काम समाप्त हो गया। 2 मिनट मैंने ज्यादा समय लिया है और इस माफी के साथ में चौपाल अब मनोज जी के हवाले है। मनोज जी क्या लग रहा है तीसरे चरण में, बताएं। हाँ, ये करीब 3 दिन के विश्राम के बाद डायलॉग चौपाल आज तीसरे चरण के चुनाव की पूर्व समीक्षा कर रहा है। और इस पूर्व समीक्षा में आपने उन 3 घटनाओं का जिक्र किया, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज। लेकिन आज उसमें एक चौथी घटना भी, एक बड़ी राजनीतिक रोमांचक घटना जुड़ने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अद्यतन अपील में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। हो सकता है मिल भी गई होगी या मिलने की पूरी संभावना न्यूज फ्लैश तमाम मीडिया स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। बाबा जी, भारत में अभी इस 18वीं क्या बोलते हैं, 18वीं 19वीं है, नहीं ये 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक नया माहौल जो दिखाई पड़ रहा है, वह भारतीय डेमोक्रेसी की गहराई और भारतीय डेमोक्रेसी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी दर्शा सकता है। ये आमतौर पे बड़ी हम उम्मीद लगाए हुए थे कि पूरे एक मजबूत पिच पर है नरेंद्र मोदी और तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं सब पर उन्होंने होमवर्क किया हुआ है और सबके स्क्रू टाइट किए हुए हैं। सब पर जो है साम दाम दंड भेद का अपना चारों एक तरह से बाण जो है हर जगह चलाए हुए हैं। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की एक तरह से रातों रात गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल के शिक्षों में डाला गया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर करीब उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया और उस पर शायद 1000 से लेकर के 1700 करोड़ की लेवी लगाई गई, मुझे लगता है कि मोदी के वो तमाम जो एक मजबूत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो उनका गढ़ा हुआ था, बना हुआ था, मुझे लगता है कि सिंपैथी कहीं ना कहीं विपक्ष के तरफ जनता की सिंपैथी जो है शिफ्ट हुई है, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है। और यही वजह है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही पूरा मोमेंटम बदल गया। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें प्रोजेक्टेड है, कुछ ना कुछ तो होती है, तभी तो आगे जो है लहर बनती है और कोई ना कोई जो है मामला बनता है। लेकिन आज जो 3 घटनाएं जो घटी हैं, मुझे लगता है कि चलिए क्या बोलते हैं, कैसरगंज में बृजभूषण शरण की, जिसके लिए आपने बड़ा अच्छा उपमान दिया, तो उनके टिकट कटने और उस पर कीप वेटिंग और कीप गेसिंग का जो दौर पिछले 1 महीने से चल रहा था, तो उनके बेटे को टिकट दे करके जो है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए का कारनामा बीजेपी ने तो कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसे ये बताया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला है, इंडिया गठबंधन कछुआ चाल से ही एक लंबी एक तरह से रेस एक तरह से नापने में एक तरह से सफल होता दिख रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने अमेठी और रायबरेली पर पिछले हफ्ते दिनों से चल रही कयासबाजी को लेकर जो अंतिम निर्णय लिया, वह तो मतलब कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा लगा। सारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान तमाम चैनलों पर और तमाम कार्यकर्ता अमेठी से इस बात की पक्की उम्मीद लगाए हुए थे कि अंततः राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी अपने मां की खाली सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस तरीके के जितने भी सवाल विगत में राहुल गांधी से पूछे गए, तो बड़ा ही उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया और मीडिया पर सीधे भारतीय जनता पार्टी का तोहमत लगा दिया, जो बड़ी ही एक तरह से गलत एक तरह से इनिशिएटिव है राहुल गांधी की
अगर एक तरफ सत्ता पक्ष मीडिया को अपने हित में उपयोग करता है, तो आप चाहते हैं कि मीडिया फिर आपके हित में आ जाए। आपको भी न्यूट्रल मीडिया पसंद नहीं है, यानी कि कांग्रेस से हमेशा सवाल होगा तो बीजेपी फ्रेंडली सवाल होगा, और बीजेपी से जब सवाल होगा तो वो कांग्रेस फ्रेंडली सवाल होगा। यही मीडिया का दस्तूर है। लेकिन अमेठी और रायबरेली से मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने कदम उठाया, मुझे बड़ा निराशाजनक लगा। पूरी इस बात के इम्कानात थे कि अमेठी से आपकी जो भाजपा की महारानी स्मृति ईरानी के हारने की पूरी संभावना जताई जा रही थी। वहां के तमाम लोगों के कमेंट आ रहे थे, और वो एक अहंकारी महिला इस बार हार सकती थी और राहुल गांधी एक तरह से पूरा रिवाइव कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ दिखा दिया कि उन्हें डर लगता है, और वह इस चीज को रीइंस्टेट नहीं कर पाए और अपने मां की छोड़ी सीट पर चले गए। दूसरा, इसका एक अंदाजा ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू डायनेस्टी का जो ये कल्चर चलता है, उस कल्चर के तहत सोनिया, और सोनिया के नीचे राहुल और प्रियंका, तो अभी राहुल और प्रियंका दोनों हैंड टू हैंड एंड ग्लव इन ग्लव जो ये कांग्रेस की जो तमाम रैलियां कर रहे हैं, तो उसमें इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र न बने। और राहुल इस बात को लेकर के बड़े ही एक तरह से अलर्ट हैं कि उनकी बहन कहीं उनके सत्ता केंद्र में और उनके सूझ में अपने पैर न डाल दे। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्रियंका गांधी को अपने मां के संन्यास लेने के बाद भी अलग रखा गया है, और इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ माहौल बने और वो नए कार्यकर्ता जो मिस्टर शर्मा को टिकट दिया गया है वो कुछ पलटबाजी कर दें, और रायबरेली से सीट जीतने के बाद पुनः राहुल गांधी अपने वायनाड की सीट को कंटिन्यू करें और अपने बहन को आपकी रायबरेली की सीट जो है एक तरह से ऑफर कर दें दोबारा चुनाव के लिए। बहरहाल ये तो सारी कयासबाजी है। ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे अब लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई अब 50-50 पर आ गई है, और आने वाले दिनों में बीजेपी की जो तमाम जो रणनीति है, जिसे कि लोग बताते हैं कि इलेक्शन मशीनरी है, आज भी एग्रेसिव कैंपेन के मामले में वो इंडिया गठबंधन पर वो भारी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जनता के नब्ज को आप कह नहीं सकते। लहर जब चलती है तो एक साथ अपने सारे जगहों को अपने अंदर जो है वो तिरोहित कर लेती है, शामिल कर लेती है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। आगे क्या होगा भविष्यवाणियों में मैं यकीन नहीं करता, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूँ कि क्या बेहतर है और क्या कमतर है। जी विजय। लेकिन देखिए, रायबरेली के बदले राय मनोज जी होता तो वहां तो राय किनकी मानी जाएगी? आपने राय भेजी है रायबरेली जी, तो रायबरेली की तो अपनी पहचान रही है, और वहां तो जानते हैं कि सूफियों की धरती, और मलिक मोहम्मद जैसे जब पद्मावत लिख रहे थे, मुझे लगता है कि आपकी राय पर नया कोई पॉलिटिकल कथा लिखी जाएगी। पद्मावत तो हो गया, जैसी का जो है जैसी रायबरेली के ही थे। अब मैं सीधे तौर पर अखिलेश अखिल जी के पास में आता हूँ। अखिल जी, आप तो आज मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस मुस्कुराहट का राज क्या है? 2 चरणों के बाद जो है आपने जितनी पिटाई की है, हालांकि मैं जानता हूं कि मीडिया का चरित्र जो अस्थायी विपक्ष का होता है, निश्चित रूप से विपक्ष के साथ खड़ा होना मीडिया का काम है, और व्यवस्था को दिशा देना, टॉर्च बियर का काम करना, वो कोई ऐसा नहीं कि आग्रही मामला होता है। कभी भी पत्रकार को भी जो है व्यवस्था के पक्ष में व्यवस्था को दिशा देना, हैमरिंग करना, और हैमरिंग करने का मतलब यह नहीं है कि समाज को तोड़ना या देश को बदनाम करना। आप बड़ी बारीकी से देख रहे हैं रायबरेली और अमेठी और कैसरगंज को, क्या कहना है आपका? तब मैं ये रायबरेली और अमेठी को लेकर जो भी चीजें सामने आई है, उसमें मनोज जी जो बोल रहे थे उसमें बहुत सच्चाई है। लेकिन इसमें जो है ये घबराने और निराश होने की कहानी नहीं है। ये इसको थोड़ा सा इस रूप में देखिए आप कि अमेठी के लोगों को की अपेक्षा थी कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े या गांधी परिवार का कोई लड़े। थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए जी। लेकिन मैं एक अब दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जिस धारा 370 के नाम पर बीजेपी स्लोगन करती रही और उसने 400 पार का नारा लगाया, और जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बहुत अपेक्षाएं लगी हुई थी, उस जम्मू कश्मीर के
घाटी में 3 सीट है लोकसभा की, वहां से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये पहला सवाल तो बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर में आपने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, लोगों में एक बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया कि धारा 370 को हम हटाए, और हमारी ही सरकार धारा 370 हटा सकती थी, और बावजूद इसके आप वहां पर घाटी के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बीजेपी को पहले इसका जवाब देना चाहिए देश के लोगों को कि आखिर आप चुनाव वहां क्यों नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेठी को लेकर देखिए, इसमें जो है ना बहुत सारे कांग्रेस के ट्रिक अपने छिपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए वहां से चुनाव लड़ जाते हैं अमेठी से, उनकी जीत होती या हार होती, 2 ही बातें हैं। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जीत होगी या हार होगी, 2 ही बातें हैं। अब बीजेपी के पक्ष से आइए तो रायबरेली में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको कौन जानता है? उनको वही लोग जानते हैं जो पिछले चुनाव में सोनिया गांधी के अगेंस्ट में खड़े थे। और इधर अमेठी की बात करिए तो अमेठी से जो किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है, ये पूरा देश जानता है कि अमेठी और रायबरेली का पूरा प्रतिनिधित्व जो सांसद का प्रतिनिधि होता है वो किशोरी लाल शर्मा ही बरसों से 30 साल से करते आ रहे हैं। वो भी एक जाना पहचाना नाम है और मैं उनको बड़ा व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं उनको, और हमारी मैंने इधर तो कई सालों से बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी जांबाजी को भी मैं जानता हूं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपने कैसरगंज की बात की। अब वहां की कहानी देखिए, ब्रिजभूषण के बेटा को टिकट दे दिया गया। ये तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए, पूरे बीजेपी कुनबा से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस परिवारवाद की कहानी आप गढ़ रहे थे वो कैसरगंज में आपने क्या किया। बाप कहीं पर लांछित हुआ, बाप कहीं पर समझिए लज्जित महसूस किया, तो उसके बेटे को आपने टिकट दे दिया। यही कहानी वहां बेंगलोर में क्या कहते हैं, कर्नाटक में कहानी देखने को आई। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि राजनीति का जो चरित्र है वो बहुत गिरा हुआ चरित्र है और कोई भी सच्चा आदमी नहीं है। सबसे मजे की बात ये है, दुख की बात इसमें ये है कि प्रधानमंत्री मोदी तो देश के प्रधानमंत्री होकर भी अगर इस तरह की बात करते हैं, कहीं परिवारवाद की बात करते हैं, कहीं व्यंग्यात्मक लहजे में बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता है भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को लेकर। और चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, मनोज जी ने सही कहा कि इसका फैसला तो 4 जून को होना है, देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहां से चुनाव लड़ रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब कोई भी सीट किसी पार्टी की विरासत नहीं होती है, पार्टी के सीट बदलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वो इतने इकबाली हैं, इतने सक्षम है, इतने देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, तो दक्षिण भारत से जाकर चुनाव लड़ ले। वो लड़ सकते हैं क्या? वो नहीं लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी में एक मैसेज ये देना होता है कि जिसके पास संख्या बल ज्यादा है, अंक गणित ज्यादा है, उसकी सत्ता सरकार बनती है। सारे सांसद कहीं से जीते उसका भाव एक ही है, सबको संसद में बैठना है, सबको सरकार में शामिल होना है या विपक्ष में बैठना है। तो कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है, हमारे विचार से या आपके विचार से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह से बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि यह चुनाव जो है अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के इकबाल का सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश के समझिए इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होता है और उसी दोनों सीट पर बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और यह जो आपने एक और सवाल खड़ा किया कि तीसरे चरण के चुनाव में क्या संभावना है, देखिए संभावना तो तलाशना पत्रकारों का काम नहीं है। पत्रकार केवल एक छोटा मोटा आकलन करता है, लोगों के मिजाज को पढ़ता है, लोगों के मिजाज के अनुरूप वो अपना विश्लेषण करता है, हम सब वही करते हैं।
लेकिन अंतिम फैसला जनता को देना होता। जनता अपना फैसला कर चुकी है, किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार नहीं बनानी है। हमें तो अब ये भी लग रहा है, इस तरह की परिस्थिति देश में चल रही है, कहीं लोकसभा जो है इस बार हंग भी ना हो जाए, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां जो है, दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां, उड़ीसा और बसपा, जिस तरह से उनका खेल चल रहा है, अगर मान लीजिए 50-60 सीटें इनके खाते में चला गया तो संसद ऐसे ही हंग हो जाएगी, तो सरकार बनाने में परेशानी फिर हो जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण है बाबा जी। जी जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि शुभ शुभ सोचें और पेंडुलम में पॉलिटिक्स ना हो, सरकार बने, मजबूत सरकार बने और देश को मजबूती मिले। अभी मैं क्योंकि मेहमान हमारे नए हैं इसलिए सबको सुन लेंगे, तो शशांक जी बात करेंगे। दया जी, अभी आप जब आप कार में होते हैं तो मुझे लगता है कि आप सरकार में होते हैं, लेकिन दया जी आवाज पहुंच रही है, लेकिन जब आप कार में होते हैं तो नहीं, जब आप कार में होते हैं तो मुझे लगता है कि आप सरकार में होते हैं, लेकिन आप कार से बाहर आए हैं, तो नई सरकार जो समाज में बनेगी तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा मतलब कि नजर गड़ाए हुए हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि यह जो सारा मामला चल रहा है, स्मृति ईरानी, आपको तो कम से कम स्मृति ईरानी के खिलाफ में आपको चुनाव लड़ना चाहिए। दया सिंह और जी, आप वहां नहीं जाकर के आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरठ और रायबरेली का चयन करना चाहिए। फिलहाल नहीं किया, कोई बात नहीं है। मैं सर यह कह रहा हूं कि अभी जो तीसरे चरण में मैंने बात किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी का तीसरा चरण बामन का डेग होगा? 3 चरण में पूरा एकदम संसद नाप ली जाएगी, बहुमत को नाप लिया जाएगा, क्या लग रहा है? शुभ शुभ बोलिए आप बीजेपी के लिए। नहीं, मैं अखिलेश की बात को लेकर आगे बढ़ा देता हूं। सवाल ना तो स्मृति ईरानी का है और ना ही राहुल गांधी का है। देश इस समय 2 हिस्सों में बटा है, 2 विचारधाराओं का झगड़ा चल रहा है। एक तरफ लोकशाही है, दूसरी तरफ राजशाही है। अब लोग किस तरफ चलेंगे, ये सवाल हम सबके सामने है। मैं अखिलेश की इस बात से भी सहमत हूं, जो मैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ वगैरह जाके मिलकर देखकर आया हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं अखिलेश के साथ कि अगली सरकार जो है वो डुगडुगी वाली बनेगी। वो रहेगी या नहीं रहेगी, इसका कोई इशू हमारे सामने नजर नहीं आ रहा। कोई कॉम्पिटेंट सरकार नहीं बनेगी, कोई पक्के तौर पर सरकार नहीं बनेगी। लगता है कि 1 साल के भीतर भीतर दूसरे चुनाव के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा और आपका जो विचार है अगले चुनाव के लिए हम देखेंगे जो हालात है। तीसरी बात मैं कर दूं कि जो ये समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत रही होती तो जिस तरह की शब्दावली माननीय प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं और विशेष तौर पर एक समुदाय को लेकर, एक समाज को लेकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि मोदी जी ये मानकर चल रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी और ये ऐसे ही हालात में होगा। शायद आपस में कोई 50-100 और इस कड़वाहट में चलेगी, और ऐसी कड़वाहट पैदा करनी नहीं चाहिए थी मोदी जी को जिस ढंग से। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने बड़े करीने से मुसलमानों को यकमुश्त कर दिया। मैं संभल भी गया, मैं रामपुर भी गया, मैं मुरादाबाद भी गया, मैं चंडीगढ़ और जालंधर भी गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बिना कुछ किए मुसलमान यकमुश्त हुआ और मुसलमान पूरी तरह से इस बार कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर खड़ा हो गया। अब ये कांग्रेस की मजबूरी थी या नहीं थी, ये उसको देखना है। जिस प्रकार इस समय कांग्रेस दिल्ली में 7 सीटों में से 5 सीट पर, जिस पर 2 नंबर पर हो, वो आम आदमी पार्टी जिसने उसका सफाया किया हो उसके साथ समझौता करना, ये कांग्रेस की मूर्खता रही। मैं इस बारे में कांग्रेस को कहा। और जहां तक आप मेरी बात करते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है और मैंने कोई प्रोफेशन करना है। मैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने भी इसलिए आया कि एक तरफ सोमनाथ भारती, जिसने हौज रानी में पिछले बार जो इतिहास रचा, 2 महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाएं थी, उसके बारे में जो कुछ उसने कहा,
मुझे दर्द था कि ऐसे लोग भी राजनीति में होंगे, तो हमें अफसोस है कि ऐसे राजनीति में भी हमें देखने चेहरे पड़ेंगे। ये दर्द और तकलीफ भी थी। और मुझे कोई, मैं ना सिखों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मेरे साथ मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव। मैंने सोचा अपनी बात कह दी जाए, लोग अच्छा समझे तब, नहीं अच्छा समझे। मैंने ये अलवर में भी देखा था, तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों को अपनी बात, और आप जिस मंच पर बात कर रहे हैं, इस ओपन मंच में लोक मंच आपको दे दूं और सब आप आए, और ये लोक मंच पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात न्यू दिल्ली के फोरम से आप और हम सब लोग मिलकर करें कि आज हालात क्या है। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड है, एक तरफ ये 52 करोड़ का ये जो कोविड शील्ड का इशू उठ गया। हजारों आदमी इस हालात में जिन्होंने ये कोविड लगाया होगा, उनके क्या हालात बने होंगे, इन बातों को हमें सामने लगना चाहिए। राहुल कहीं से लड़े, क्या फर्क पड़ जाएगा, कहीं से ना लड़े। स्मृति ईरानी एक तरफ संदूर लगाएंगी, एक तरफ वो सारे काम करेंगी, उस तरफ वो दूसरी तरफ वो ईरानी भी सिद्ध करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को हिंदू माइंडसेट भी बताएंगी। ये कंफ्यूज स्थिति जो इस देश में है, वो बहुत अजीब किस्म की स्थिति है। हर आदमी जो जिसका मन करता है वो उस तरीके पर चल पड़ता है। ये भी मैं मानकर चलता हूँ, 1 मिनट में आपसे ले लूं, ये भी मान के चलता हूँ कि इस इलेक्शन में मुसलमान और सिख वो वोट दे दें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वोट दें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे का पूरा चुनाव हिंदू बनाम हिंदू बनाया जा रहा है। और मोदी जी ने इस बात को बार बार कहकर इसको कोशिश की है कि हिंदू बनाम हिंदू हो जाए। गलती उनसे एक बात हो गई कि उन्होंने इस चक्कर में मुस्लिम को ऑर्गेनाइज कर दिया। जो मुल्ला मुलानों में बटा हुआ था उसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया। दया जी एक बात, मेरठ में कह रहा हूं कि मेरठ में आप ईरानी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ईरानी के खिलाफ बोलते हैं और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता बाबा। नहीं, ईरानी और पाकिस्तान में एक बार पाकिस्तानी के, हाँ जी जी जी, मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूं? मुझे ना मैंने कभी ईरानी से मिला ना किसी और से मिला। मेरा ये कहना हमारा ये देश है, हम इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादतें की हैं हमारा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सिख जो है आज भी हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, और मेरा ये मानना है कि ये कड़ी का काम उसको करना है, और मैं उसके लिए। दया जी, अब अपने जो मेहमान हैं शशांक जी के पास में आ रहा हूं। शशांक जी, सीधा सवाल है कि 4 जून को परिणाम आएंगे, परिणाम निश्चित रूप से किसके पक्ष में जाएंगे? चिंता हम लोगों के भारत का लोकतंत्र, भारत की जमहूरियत मजबूत हो। और 4 जून के पहले जो 2 जून के सवाल हैं, 2 जून की जो रोटी के सवाल है, 2 जून भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। तो 2 जून के सवाल को दबा करके, हाशिए पर करके 4 जून के प्रति हम लोग फोकस हैं। कभी भी 2 जून के प्रश्न जो है भारतीय राजनीति में नहीं आ पाए, जगह नहीं ले पाए। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, क्या समझ है शशांक जी? देखिए विजेंद्र जी, मैंने बड़ा पेशेंटली सभी लोगों को सुना और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक देश में 7 दशकों से चुनाव हो रहे हैं और कोई न कोई सरकार आ रही है 5 साल के लिए, चाहे वो 2 साल के लिए, इस देश के ऊपर अपना शासन करती है। पक्ष में रहती है तो गरीबों की बात करती है, विपक्ष में रहती है तो उसको जो है क्रिटिसाइज करती है। यह केवल एक सरकार का काम नहीं है, यह हर राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का काम करती रही है। हमारे देश में प्रजातंत्र इसलिए लाया गया था जिसमें जनता का शासन हो, रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा ही सेलिब्रेटेड ये व्याख्या किया जाता है। और चुनाव जो है प्रजातंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है और इस प्रजातंत्र में अगर विपक्षी पार्टियां अगर राजनीतिक कारणों से स्टेटमेंट नहीं दे तो शायद यह चुनाव अच्छा नहीं हो सकता है।
जितना भी आप पक्ष और विपक्ष के वक्तव्यों को सुन रहे हैं, हो सकता है कि अगर कोई किसी पार्टी का हो तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर अगर नहीं रहे ये मसाला तो शायद हम लोगों को मजा नहीं आएगा, हम लोग टेलीविजन देखना बंद कर देंगे। तो यह भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे भारत के मंत्री हो, ये 7 दशकों से देखा जा रहा है कि एक दूसरों का चरित्र हनन करके ही उनका जो है वो उनकी प्रगति होती है। कभी भी आप आगे तब तक नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आप दूसरे को कुचलते नहीं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र तो है, लेकिन ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। इसका कारण सबसे बड़ा चीज है कि हमारे देश में परिवार से प्रजातंत्र शुरू होती है। यही प्रजातंत्र जो है गांधी परिवार को हमारे सामने दिया, यही प्रजातंत्र यादव परिवार को दिया, यही प्रजातंत्र है कि करुणानिधि जैसा परिवार आया, यही प्रजातंत्र है कि आप बहुत ऐसे नेता को देखते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तब भी प्रजातंत्र में जो है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है तब भी वो प्रजातंत्र में एक बड़े पद तक पहुंचे। तो ये प्रजातंत्र जो है बड़ा हमारे देश में बड़ा अच्छा प्रजातंत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जो जड़ें हैं, प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो मजबूत नहीं हुई। इसका कारण ये है कि हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पैसा का बहुत बोलबाला है। आज इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड की चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, यह बात सबके सामने हो गया कि भाई क्या पीछे का गेम है। हम लोग जनता तो कुछ जानते ही नहीं है। जहां तक पत्रकार की बात है तो देखिए, पत्रकार भी आज 2 धड़े में बटे हुए हैं। पत्रकार को माना जाता है कि दे आर गार्जियन ऑफ ट्रुथ, they are torch bearer of integrity, they are torch bearer of accountability, but unfortunately they are spreading canard, they are spreading all kind of misinformation, disinformation in the society. तो जहां पर संवैधानिक संस्थाएं को प्रभावित करने का कोशिश किया जा सकता है, वहां पर प्रजातंत्र की कल्पना आप नहीं कर सकते। आज वो रायबरेली हो, अमेठी हो, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से ये देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम एक पत्रकार और एक अधिवक्ता के कारण मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा प्रजातंत्र गांव में रहता है। आप उनकी स्थिति को देखें। आज न कांग्रेस के शासन काल में उनकी स्थिति ठीक हुई, न बीजेपी के काल में स्थिति ठीक हुई, न और भी कोई शासन काल में स्थिति जस के तस बना हुआ है। आज हमारे राजनीतिक नेताओं के सोशल और मोरल फाइबर खत्म हो गए हैं। उनका कोई बैकबोन नहीं है। अपना स्वार्थ जहां होता है, वो स्वार्थ को जो है वो स्वार्थ को जो है पूरा करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। और ये जो टिकट का बंटवारा हुआ, चाहे वो कांग्रेस में हुआ, चाहे वो बीजेपी में हुआ, चाहे और कई पार्टियों में हुआ, आप ये सब उदाहरण आपके सामने है, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि राहुल गांधी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे कोई भी हो, ये प्रजातंत्र को जो है मजबूत करने का इनके ऊपर उत्तरदायित्व होता है। लेकिन ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं करते हैं, ये अपने चुनावी जो ताकत है उसको मजबूत करने में लग जाते हैं। और हमारी जो जनता है, चाहे मैं एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको मैं बताता हूं, न्याय जो है हमारे देश में, मैं उदाहरण अपने आप से लेता हूं, एक बेसिक और मूलभूत जरूरत है, आवश्यकता है न्याय। आज आप कोर्ट में जाएं, बरसों लग जाएंगे आपको एक न्याय लेने में। तो आप ये बताइए, इस देश में जहां जिस प्रजातंत्र में न्याय नहीं है, जिस प्रजातंत्र में लोगों को इतना पैसा देना पड़ता है न्याय लेने के लिए, वो किस प्रजातंत्र की बात करते हैं। दूसरी बात जो आपको मैं बताता हूं, आप चले जाएं कोई भी सामान खरीदने, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको ब्रांडेड मेडिसिन लिखा जाता है जो सबसे महंगा मिलता है, और आप अगर कोर्ट में केस करते हैं तो उसको आने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। आप श्मशान घाट जाते हैं, श्मशान घाट में लाइन लगती है जलने के लिए।
मैं आपको केवल ये एक आईना दिखाता हूं। आज गर्मी है, गर्मी का मौसम है। आप दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहां पर पानी नहीं है। आप किस प्रजातंत्र की बात करते हैं? यहाँ पर चुनाव इसलिए होता है, चुनाव अभिजात वर्गों के लिए है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी है, गरीबों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ये रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े, भारत की जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, ये सच्चाई खत्म नहीं होगा। आज राहुल गांधी भी अपने में डिवीजन कर रहे हैं, पिछड़ा और अगड़ा करके जाति जनगणना की बात करते हैं। आज हमारे मोदी साहब भी वही काम करते हैं। तो हर नेता, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी को देख लें, कहीं ना कहीं उनका एक इलेक्टोरल जो है, एक वोट बैंक होता है, उसको प्रभावित करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कहने का ये अर्थ है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि देखिए, प्रजातंत्र कहने में बहुत अच्छा लगता है। प्रजातंत्र जो है बहुसंख्यकों का शासन होता है। यहाँ पर जो है मेरिट नहीं देखा जाता है। जहां पर बहुसंख्यक होता है, जो बहुसंख्यक होता है वही शासन करता है। और ये भी मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए, इलेक्शन का जो भी माहौल हो, जो भी जो है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है प्रेडिक्ट करने में सिफोलॉजिस्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि सरकार आएगी, किसी की भी सरकार आए, सरकार आना चुनाव का एक महत्वपूर्ण जो है एक उत्तरदायित्व है। चुनाव इसीलिए होता है कि कोई नई सरकार आए, तो नई सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है कि हमारी जो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करने का। तो मैं सबसे ज्यादा कंसर्न हूं कि इलेक्शन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इलेक्शन के द्वारा जो है सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, इलेक्शन के द्वारा न्यायिक परिवर्तन होना चाहिए, इलेक्शन के द्वारा हमारे शैक्षिक परिवर्तन होना, शिक्षा का परिवर्तन होना चाहिए। इस देश में एडमिशन के लिए आपको घूस देना पड़ता है, यहाँ पर न्याय देने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको एम्स में एडमिशन लेने के लिए पैरवी की जरूरत होती है। किस तरह की प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं? कोई प्रजातंत्र नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर एक अपना स्वार्थ सिद्धि है। लोग स्वार्थ के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। अगर सिंदूर लगाने से लोगों को वोट मिलेगा तो मैं समझता हूं कि अपने स्थान पर वो सही है। सिंदूर लगा करके आप जहां पर जो भी हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग काम कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। लोग करते हैं और चुनाव जीतते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं, और उसमें कोई उनको किसी भी तरह का जो है वो लज्जा नहीं होती है। वो लज्जा विहीन शासन कर रहे हैं इस देश में। तो मेरा ये कहना है शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक तो राजनीतिक दल तमाम बुनियादी सवालों को अपने एजेंडे से बाहर रखे हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट आकर के यही बात करते हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा, इसके मूल्य, इसके मानक क्या हो। अभी आज ही चर्चा इसी बात पर हम लोग मनोहर जी के साथ कर रहे थे। जब आप विकास की बात करते हैं तो एक बार शिक्षा जगत का चेहरा उठा करके देखना चाहिए कि तुमने क्या क्या विकसित किया है। क्या विकास में कभी तुमने इस देश में पीने लायक जल या नदियों को साफ करने का तुम्हारा कोई एजेंडा है? या जब विकास की बात करते हो तो इस धरती पर कितनी हरितमा तुमने बहाल की है, कितनी मरी हुई नदियों को तुमने रिचार्ज किया है, कितने गांव को बेहतर किया है? यह कहीं कुछ नहीं है। सच बात यही कि आपने बड़े गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है कि व्यवस्था परिवर्तन, बदलाव, और बदलाव का मतलब है कि जब तक सांप केचुए से बाहर नहीं निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ बड़ा नहीं होगा। निश्चित रूप से यह केंद्र मजबूत हो, लेकिन मजबूत केंद्र का मतलब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए देश के मूल्यों और मानकों और हितों से समझौता करना गैर वाजिब है। मुझे लगता है चलते चलते 2-2 मिनट का समय है। अपने मेहमान में मनोहर मजूर से कहता हूं कि अभी बात बहुत शशांक देव ने उठाई, क्या है मीडिया से लेकर के तमाम सवाल खड़ा किए कि नहीं हो रहा उस पर बातें, और यही बात हम लोग कर रहे हैं कि चौपाल का उद्देश्य है कि हम सवाल को हमेशा जो हाशिए पर हैं उसको उठा करके मेन बहस में लाए, मेन चौपाल में लाए। मनोज जी देखिए, वैचारिक जगत में और जी हाँ, देखिए, वैचारिक जगत में और पॉलिमिक्स के जगत में भी बड़ा अंतर विरोध है। जब हम विश्लेषण करते हैं
तो कई लोगों की अपेक्षा होती है कि उसका ऑब्जेक्टिव विश्लेषण किया जाए। घटनाओं के आधार पर अखबार भी आपके आर्टिकल लेना पसंद करते हैं। फंडामेंटल सवालों और मुद्दों को लेकर के अगर आप कुछ कहेंगे तो अखबार भी उसे नकार देते हैं। आज की घटना इवेंट ऑफ द डे होनी चाहिए और उसी पर विश्लेषण जो है ना वो खबरों के और अखबारों के बाजार में बिकता है या मीडिया के बाजार में निकलता है। जो शशांक जी कह रहे हैं वह कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म और फाइनली सिस्टम के रिफॉर्म, जिसको लेकर के मैंने आपके चैनल पर मुझे लगता है कि 50 बार मैंने इस बात को दोहराया है। आज ऑफबीट तरीके से हमारे नए अतिथि शशांक जी ने जो चर्चा की वो बड़ा मौजूद सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है और इसे लेकर के कहीं ना कहीं हम डायलॉग का भी कलेवर ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश में अनेकानेक, लेकिन इन चीजों को केवल भावप्रक चीजों से तरीके से न कहा जाए बल्कि सूत्रबद्ध पूरा इसको डिफाइन करना होगा। अब मान लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म है तो उसके एक एक पॉइंट के तह में जाना होगा। कई सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। अगर हम यह कह दें कि देश में 75 सालों में कुछ नहीं किया हुआ है तो यह भी जनता को गुमराह करना है। देखिए रिफॉर्म का एक सिलसिला है, लेकिन जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स होती है जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ज्यादा प्रिवेल करती है, जाति धर्म, अगर मैं उनके शशांक जी को बातों को ज्यादा मैं थोड़ा सा एकेडमिक तरीके से डिफाइन करके रखना चाहता हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आपका कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, डायनेस्टी सब है। मनी और मसल की पॉलिटिक्स, आपका जो है पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स, हेट स्पीचेज की पॉलिटिक्स, इंस्टिगेटिव स्पीचेज की पॉलिटिक्स, कई सारे एक्ट भी हैं, लेकिन केवल एक्ट नाकाफी होता है। उसको लेकर के ऑल राउंड एफर्ट, जिसको कि अंग्रेजी में टर्म देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म या होलिस्टिक रिफॉर्म, तो इन चीजों को लेकर के अगर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके से तह में जाकर चर्चा हो, केवल सब्जेक्टिव और इमोशनल तरीके से ऊपरी बात हम कह दें तो वो उपदेशात्मक ज्यादा होगा और उपदेशों से चीजें नहीं बदलती। कहीं ना कहीं हमारे डोमेन में एक साइंटिफिक व्याख्या होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो है उसका बाहर निकलना चाहिए। सब्जेक्टिव एनालिसिस के टोन में हम भले उसमें जाए, लेकिन उसके तरीके बिल्कुल सूत्रवाद तरीके से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो शशांक जी कह रहे हैं कि चुनावों के जरिए व्यवस्था परिवर्तन, तो इस बात की बिल्कुल कतई उम्मीद मत करिए। कभी भी खिलाड़ी यह नहीं देखता कि उसके खेल का नीति शास्त्र क्या है। खिलाड़ी हमेशा अंततः गोल करना चाहता है या रन बना करके या विकेट से जीतना चाहता है, वो काम अंपायर और रेफरी का है। तो अंपायर और रेफरी के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन और तमाम ये विश्लेषकों का जो बहुत बड़ा जो एक बैटरी है वो उसके लिए है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम तमाम विश्लेषक, चाहे वो मीडिया के लॉबी हो, आपके लॉयर्स की लॉबी हो या तमाम और बुद्धिजीवियों की लॉबी हो, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की पिछलग्गू बन जाती है। क्योंकि सब असुरक्षित हैं, सबको लगता है कि हमारी ये सरकार आएगी, हमारा ये प्रतिनिधि आएगा तो हमारे लिए कुछ सोचेगा, हमें कुछ मौका देगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैरेलल सिस्टम बनाने की वकालत करनी होगी जिसमें संविधान को भी बदलना, सिस्टम को भी बदलना और नॉन पॉलिटिकल फोरम पे उन सारी चीजों को लेकर के एक विराट विचार विश्लेषण करना, जिसमें कि एक एक चीजें कंक्लूजन तरीके से रिफॉर्म के, परफॉर्म के और ट्रांसफॉर्म के तीनों चीजें आएंगी और उसमें जो पिक्चर दिखाई पड़ेगा कि पिछले 75 सालों में कई सारी चीजें अच्छी हुई हैं और क्या चीज अच्छा होना बाकी है। अगर इस पिच पर और इस प्लेटफॉर्म पर हम बहस करेंगे तो समाज, सिस्टम और सरकार तीनों के लिए हम बदलावों का मंसूबा ला पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर अखिलेश जी हमारे पास में 48 हो गए, 2 मिनट है और मुझे लगता है कि अभी 10 सेकंड अपनी बात बस आप ही के पास में आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि पूरे मई तक जिस गंभीर बातों को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, अपनी भूमिका, अपने हिस्से की भूमिका हम लोगों ने चिन्हित की है, निर्धारित भी की है कि हमें किस तरह से समाज में काम करना है। पिछले 3 माह से चौपाल ने जितने सवालों को खड़ा किया, चुनाव के इस जिग जैग से बाहर निकल करके जब देश का चित्त थोड़ा शांत होगा तो एक एक सवालों पर विकल्प देंगे, अल्टरनेट देंगे और काफी बहस करके एक अपना एक संभव समाधान भी चौपाल की तरफ से इस देश और दलपतियों को दिया जाएगा। फिलहाल मैं आना चाहता हूं अखिलेश जी के पास में 49 हो गया है और आप चलते चलते कुछ बात कहना चाहते हैं, तब शशांक जी के पास आऊंगा।
नहीं, शशांक जी जो बता रहे थे काफी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, लेकिन देखिए क्या है, प्रैक्टिकल राजनीति में ये बातें चलती नहीं है। उनका सवाल बिल्कुल बुनियादी सवाल है और देश समाज को उस सवाल का हल ढूंढना चाहिए। लेकिन राजनीति की राजनीति होती है, राजनीति में भाव कुछ होता है, उनकी भंगिमा कुछ होती है। राजनीति में चरित्र है नहीं, राजनीति में एक ठग की प्रवृत्ति है। सारे नेता ठग हैं, सारे नेता ठग रहे हैं जनता को। और मैं एक बार एक बात को बोलता हूं कि जनता भी लगभग उसी राजनीतिक दल की जो सोच है, उसी सोच में जनता भी घुली हुई है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति का पहला जो शर्त है, राजनीति की पहली शर्त यही है कि किसी तरह सत्ता हासिल करे। और ये तमाम चीजें, ये हासिल करने की जो प्रवृत्ति है, उसके पीछे खेल वही होता है कि तुमको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, पानी देंगे, तमाम चीजें देंगे, लेकिन ये मिलता नहीं है जनता को। मैं ये कह रहा हूं कि सुधार होना चाहिए और धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। एक किसी चीज में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। जो भी सरकार है, तमाम जितनी भी सरकारें बनती है, कुछ न कुछ कुछ उल्टा। अखिलेश जी समय नहीं है जी। अब शशांक जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए मनोज जी जो बात बोले कि सब्जेक्टिव बात बोलने से बात नहीं बनेगी। अखिल साहब ने भी बोला कि भाई आप प्रैक्टिकल चीज बात करें, न कि एक उपदेशात्मक बातों को बताएं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विजेंद्र जी ने मेरे ओपिनियन को मांगा किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो मैं तो सब्जेक्टिव ओपिनियन ही दूंगा ना। लेकिन मेरा जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वो उसको ऑब्जेक्टिवली देखें आप, तब ये जो है अच्छी चीज है। क्योंकि मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियन को अगर ऑब्जेक्टिवली आप नहीं देखेंगे तो शायद ये मेरे जो जितने भी मैं बात बोला हूं वो बात बेकार हो जाएगी। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सब लोग जानता है कि राजनीति पॉपुलिज्म पर आधारित होता है। सब लोग जानते हैं कि मसाला न्यूज ज्यादा चलता है। सब लोग जानते हैं कि जितना भी जो है गलत करोगे उतना ही जो है लोग ज्यादा देखेंगे, कि अगर कहीं मर्डर हो जाएगा तो हाँ वो न्यूज ज्यादा देखेंगे। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने विद्वान लोगों के बीच में अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो उसकी गंभीरता को समझें आप। मैं भी पब्लिक के बीच रहता हूं, मैं भी न्यायिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो है एक भाग हूं, और मैं जो चीजों को देखता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं, आपके सामने मैं ला करके रख देता हूं। मैं नेताओं का भी केस करता हूं और नेताओं से भी यही बात पूछता हूं कि आप ये जो इलेक्शन लड़ते हैं उसका क्या उद्देश्य है। वो खुल करके बोलते हैं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा परिवार ठीक हो, मेरा जो है सामाजिक क्लाउट अच्छा हो। तो मेरा कुल मिलाकर यही विजेंद्र जी कहना है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई है। मनोहर जी ने बोला कि भाई इनकी रिफॉर्म हमारे देश में होने की जरूरत है। रिफॉर्म तो तब होगा ना जब कोई परफॉर्म होगा। भाई कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखें तो हमारा देश सदियों से विश्व गुरु था। आज कहाँ है आप? आज विश्व गुरु की बात छोड़ दें आज आप एजुकेशन में जाएं लाखों रुपए लग जाएंगे। मेरा कहना ये मतलब है कि अगर हम लोग हाथ पर हाथ धर करके रहेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हमको आगे आना होगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जितने भी न्यायिक ज्ञान है उस आधार पर मैं सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाता हूं, मैं परफॉर्म करता हूं, मैं रिफॉर्म के लिए भी जाता हूं। तो मेरा ये कहना है कि मैं प्रीचिंग नहीं करता हूं, जो बात बोलता है उसमें गंभीरता होती है और उस पर काम भी करता हूं। और मेरा जो स्टेटमेंट है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं चीजों को अपने तरीके से बेबाकी से रखता हूं। अब निर्णय करना आपका काम है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी तमाम मेहमानों को। लेकिन एक बात कहते हुए मैं इस शो को समाप्त करूंगा, इस देश इस जनतंत्र में जन को खोजना बहुत जरूरी है। अगर एक भी जन कहीं आपको मिल जाए तो खबर कीजिएगा चौपाल को, जन यहाँ है नहीं, है तो जातियां। इसलिए ये जात तंत्र है, जनतंत्र तो नहीं है यहाँ। अगर प्रजा की बात करते थे, कहीं कोई प्रजा मिल जाए इस देश में तो उस प्रजा को भी खोज के लाइएगा कि एक प्रजा मिली है, एक जन मिला है। तब लगेगा कि जब प्रजा मिल जाए, तब जन मिल जाए, तब जनतंत्र की बात करने में आनंद होगा, तब प्रजातंत्र की बात करने में आनंद होगा। लेकिन ना तो यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो जिसको भी खोजिएगा वो जात नजर आती है, वो जात जन्म लेती है, जात ही मरती है। काश हिंदुस्तान में आदमी पैदा होता, आदमी मरता, एक भी जन अगर यहाँ जिंदा होता तो निश्चित रूप से भारत के जनतंत्र को मजबूती मिलती। बने रहिए हमारे साथ में इसी बहसों के साथ। कल फिर 8 बजे आपसे मिलेंगे। हमारी बहस बहुत अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से आप अपना कमेंट करें, साझा करें, लाइक करें या ना करें। अगर आप असहमत भी हो तब भी अपनी बात रखें। अगर आपको मिल जाए कहीं कोई एक पब्लिक, कहीं कोई एक जन, हमें भी सूचना दीजिएगा। उस जन से मिलने के लिए जाएंगे जिसके बल पर मुझे जनतंत्र को खड़ा करना है। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। बहुत मुझे ज्यादा कुछ अंदाजा रखा गया, खुशी में है कैसे लग गया था।